है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट का निचोड़ वीडियो देखेंगे जो बिहार पुलिस के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। और जो 11 तारीख को जो बिहार पुलिस का परीक्षा है वो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में पूरे लुसेंट से निचोड़ वीडियो को बनाया गया दोस्तों, प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और थोड़ा इतना करिए कि आप लोग दोस्तों को भी टेलीग्राम का लिंक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह नर्मदा घाटी से मिलता है, नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। जो भारत में दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती, ठीक है, जो दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो यह जौ था, जिसको पहले यौ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा जो टोली है यह मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली राज्य जो है यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ यानी बीए स्मिथ है, बीए स्मिथ है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बीए स्मिथ के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन थी? तो हो जाएगा साकल। साकल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वेद 4 है। सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है जो अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जो जीवित शाखा है उसको साकल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो पास आकर बैठना होता है, पास आकर बैठना होता है दोस्तों, पास आकर बैठना। यही बात याद रखिएगा कि वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, तो वेदांग की संख्या 6 और पुराण की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 18 और उपनिषद की संख्या 108 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार आश्रम का उल्लेख किस में मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख यह जवाल उपनिषद में मिलता है, जवालो उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक, तो जातक जो है यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है और गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवती सूत्र में किसका जीवन कृतियाँ तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो यह महावीर के जीवन कृतियाँ और उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। और यह जो महावीर थे जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और भगवती सूत्र में भी, भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है, इससे भी महाजनपद की जानकारी मिलती है। बिहार पुलिस में 7 अगस्त को पूछा था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। महाजनपद की संख्या कितनी है? तो 16 है। और बिहार में कौन था? तो अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। और दक्षिण भारत का एकमात्र अगर पूछ दे कि महाजनपद कौन है, तो अस्मक है, अस्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र का जो ये पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? तो यह राजनीति से है, राजनीति से, याद रखिएगा, राजनीति से है, जिसमें मौर्य वंश के राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजतरंगिणी पुस्तक से कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है?
तो हो जाएगा कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी के पुस्तक को कितने तरंगों में बांटा गया है या भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में राजतरंगिणी पुस्तक के तरंगों को बांटा गया है और 1 से लेकर 5 तक के तरंग को कश्मीर के शासक के बारे में ही जानकारी मिलती है, जैसे संग्राम वंश था, लोहार वंश था, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है, तो हो जाएगा चचनामा पुस्तक में मिलता है। चचनामा पुस्तक में जिसके लेखक कौन है, अली अहमद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, जिसके लेखक किसे माना जाता है, तो पाणिनि को माना जाता है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, लिपि शब्द का प्रयोग तो यह अष्टाध्यायी पुस्तक में ही हुआ है और जो भारत की जो लिपि है वह देवनागरी है, देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है, हेरोडोटस, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह मेगास्थनीज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है, प्लिनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था। फाहियान जो था यह भारत जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी है। कौन है, अल बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेहला पुस्तक, तो रेहला पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे या इब्न बतूता हो जाएंगे, इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित जो अगर राजा पूछ दे, शासक पूछ दे, तो हो जाएगा खारवेल, याद रखिएगा खारवेल, राजा खारवेल। और इनका संबंध जो था वह चेदी वंश से था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो यह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है और हुनों के शासक कौन था, तो तोरमान था। कौन था, तोरमान, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से हो जाएगा, एरन अभिलेख। इसका साक्ष्य प्रथम बार 510 इसमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार यह नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य को अस्थायी जीवन जीने की कला किस काल में आई, तो नवपाषाण काल में ही आई। भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका के गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, तो यह शामिल किया गया 2003 ईस्वी में किया गया, 2003 ईस्वी में शामिल किया गया। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज किसने की थी, तो तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज बीएफ लीवी के द्वारा 1946 में किया गया था, 1946 में बीएफ लीवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता को सिंधु की ही क्यों कहा गया, तो यह सिंधु नदी के इर्द गिर्द और उसके किनारे ही यह जो सभ्यता उपजी थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग या कांस्य युग में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण या नगरीय, तो जो सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, वहीं पर जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है वह कौन है, तो धौलावीरा है, जिसको 2021 में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर वहीं भारत में पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी हो जाएगा, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है,
तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है और यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो ये हो जाएंगे सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो यह तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है और यही एक हड़प्पा कालीन स्थल जो है यह 3 भागों में बटा हुआ है, तीनों तरफ से 3 भागों में बटा हुआ है धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किसने शुरू किया था, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो प्रारंभ किया था यह भारत में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो इंगित करता है यह श्रेष्ठ वंश को करता है, श्रेष्ठ वंश को करता है, श्रेष्ठ वंश को करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को, तो हो जाएगा नौवां मंडल जो है यह सोम देवता को समर्पित है और जो सोम थे यह वनस्पति के देवता इनको माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो हो जाएगा अतरंजी खेरा से मिला है, अतरंजी खेरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है, तो जितने भी उपनिषद की पुस्तकें हैं यह दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। न्याय दर्शन गौतम को माना जाता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, गौतम को, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो हो जाएगा कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है, कठोप उपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यह ऋग्वेद में ही हुआ था, ऋग्वेद में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है, तो हो जाएगा सरस्वती नदी को किया गया है और जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ही माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, तो हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में जो सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो हो जाएगा यह ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, तो हो जाएगा मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि दशराग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो परुसनी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राग और 10 जनों के बीच में हुआ था, सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक तो जैमिनी को माना जाता है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक तो वादरायण को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न वही है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, तो वादरायण है। भारतीयों को लोहा का ज्ञान कब हुआ, तो भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व की 8वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध और वर्षा का देवता किसे कहा जाता है, तो यह इंद्र को कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में हल के निशान को क्या कहा जाता है, तो हल के निशान को सीरा कहा जाता है, सीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत वेद व्यास के द्वारा रचित है, वेद व्यास के द्वारा रचित है, पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। महाजनपद कितने हैं, तो 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकमात्र महाजनपद जिसका संबंध दक्षिण भारत से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्मक हो जाएगा, अस्मक, राजधानी पोटली, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से के किस स्थान से मिला है, तो हो जाएगा हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखालदास बनर्जी थे। 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी प्राप्त हुआ है, यानी गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, तो हो जाएगा लोथल से प्राप्त, लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है।
वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को माना गया है, गाय को माना गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जो लुसेंट का जो निचोड़ था आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो